आज फिर से एक बार आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं ज्योग्राफी का जो आपदा प्रबंधन है उसका फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इसका फर्स्ट है प्राकृतिक आपदा और इसका एक परिचय यानी प्राकृतिक आपदा क्या है। हमारे वातावरण में जितना भी आगे देखने के लिए मिलता है जो कि भगवान द्वारा बनाया गया है वो सब प्राकृतिक आपदा है। इसे हम आगे अच्छा तरह से समझेंगे। जैसे आप 9वीं कक्षा में उन आपदाओं का अध्ययन किया है जो मानवीय गलतियों के कारण घटित होती है। आपने उस प्रबंधन का काफी ज्ञान भी हासिल किया है, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहे कि आपदाओं के लिए सिर्फ मनुष्य जिम्मेदार होता है। इसका कहने का है कि आपदाओं के लिए सिर्फ मनुष्य जिम्मेदार नहीं है। सच तो यह है कि कई भयावह आपदाओं की स्थिति में मनुष्य निसहाय होता है। उसका कारण प्रकृति होती है। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं, अकारण यानी एकाएक आ जाते हैं, जैसे भूकंप हुआ, तो प्रकृति जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और इन्हीं आपदाओं की जानकारी आपको 10वीं कक्षा में दी जाएगी। जैसे क्या आप जानते हैं सुनामी क्या है? तो सुनामी जब समुद्र के तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराता है। परिभाषा है सुनामी का कि लहर से होकर टकराता है तो तट के और जल के कई ऊंचाई तक उछाल लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। उसे सुनामी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। तुम ये भी जानते होगे कि जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे बाढ़ भी कहते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। क्या है ये? प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी है। इसके अतिरिक्त चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग है। लेकिन बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी के बड़े स्तर पर प्रवाह के कारण ही इनके कारणों की समीक्षा के साथ परिणाम और प्रबंधन का अध्ययन 10वीं वर्ग में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक, और क्या आपने कभी भूकंप अनुभव किया है? यदि नहीं किया है तो ये जान ले कि पृथ्वी जब कोई कंपन होती है, पृथ्वी में जब कोई कंपन होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है तो वो भूकंप का रूप लेता है। और इसका मापन रिएक्टर स्केल से होता है। भूकंप को मापने का रिएक्टर स्केल से माप सकते हैं भूकंप को। अब जब औसत वार्षिक वर्षों की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। कि जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो इसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। सामान्यतः 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अपने माता पिता या दादी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कोई प्राकृतिक आपदा झेली है अथवा नहीं। आप स्वयं पिछले वर्ष 2008 समाचार पत्रों, टेलीविजनों में देखे होंगे कि कोसी नदी की बाढ़ ने किस प्रकार लोग को दहला कर रख दिया था। कोसी नदी की धारा ही बदल गई। बिहार के लोगों के लिए ये कोई नई घटना नहीं है। कोसी इसे विनाश लीला के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में जो भूकंप आया था 2008 में समाचार पत्रों में, टेलीविजन बताया गया, इसे कोसी नदी, बिहार का शोक नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस वर्ष 2009 बिहार सहित देश के अनेक भागों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ और सूखा तो बिहार के लोगों के लिए एक अस्थायी त्रासदी है।
यदि आप अपने दादा दादी से बात करेंगे तो 1934 की भूकंप को याद दिलाते हुए, वो बिहार का सबसे भारी भूकंप था 1934 का। बिहार के कई भागों में जमीन के फटने की घटना हुई थी। सैकड़ों लोग मौत के शिकार हुए, हजारों लोग बेघर हो गए। समुद्र तट से दूर होने के कारण बिहार में सुनामी तो प्रकोप नहीं है, लेकिन चक्रवातीय प्रभाव से लगभग प्रति वर्ष बिहार में जान और माल की भारी बर्बादी होती है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा स्खलन जैसे घटनाएं अक्सर होते रहती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन और मृदा स्खलन जैसे घटना अक्सर होते रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड इससे सर्वाधिक ग्रसित रहते हैं। हिमालय प्रदेश में विकास कार्यों में लगातार हो रही वृद्धि तीव्र ढाल पर अवस्थित चट्टानों को कमजोर बना देती है और उन्हीं चट्टानों के टूटने से भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। हिमस्खलन की समस्या अत्यंत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में घटती है। मैदानी भारत के लोगों के लिए और विशेषकर बिहार के लोगों के लिए यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन भारत के पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है। आपदा कोई भी हो सकता है, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा कोई भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसका प्रबंधन अनिवार्य है, जरूरी है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, वरन विकास कार्यों में कई व्यवधान भी होते हैं। और इससे सिर्फ विकास कार्य ही नहीं रुकता, इससे विकास होने में भी जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाते हैं। अन्य राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, और राज्य मुख्यालय और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय स्तर और राज्य मुख्यालय पर। लेकिन ये व्यवस्थाओं का सफल होने से नवीन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे राष्ट्रीय में नोडल मंत्रालय, राज्य में राहत और पुनर्वास प्रभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला में जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय और खंड में पंचायत समिति का कार्यालय, और गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। ये सब समस्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय में नोडल मंत्रालय, राज्य में राहत और पुनर्वास प्रभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला में जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, खंड का पंचायत समिति का कार्यालय, गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। उत्तर बिहार के लोग, विशेषकर कोसी प्रदेश के लोग परंपरागत रूप से बाढ़ नियंत्रण में दक्ष होते हैं। उत्तर बिहार के लोग जो होता है वो विशेषकर कोसी प्रदेश के, वो बाढ़ के नियंत्रण में दक्ष होते हैं। यानी जब भी बाढ़ आएगा तो उसके लिए पहले से रख रखाव सब कुछ व्यवस्था करके रखता है। उन्होंने अनादिकाल से ही बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है, यानी उधर खास करके बाढ़ आना ही है कोसी नदी से। सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी आम लोगों के सहयोग से कार्य करने आवश्यक होता है। सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी आम लोगों के सहयोग से कार्य करना आवश्यक होता है। सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है, और सामूहिक रूप से तालाब की खुदाई और रोजगार के नए क्षेत्र तलाशे जा सकते हैं। भूकंप और सुनामी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भूकंप के प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण का कार्य किया गया है। भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में वृत्ताकार बहुभुजीय आकृति के बदले आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति की प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार से तटीय भारत में सुनामी की चेतावनी और प्रबंधन के लिए विशेष कार्य किए हैं। जैसे भारत का विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 में आया था, और भारत का विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था, जो कि बिहार में आया था।
भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 बिहार में जो आया था वो है, और विनाशकारी चक्रवात भारत में 29 अक्टूबर 1999 को आया था। और भारत के प्रमुख सुखाड़ हुआ था 1966 में, और सुनामी 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को भारत का सबसे बड़ा सुनामी आया था। 2002 में भारत के पूर्वी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई। 2002 में जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था वहाँ सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर चक्रवात और सुनामी प्रभाव को कम करने की नीति आवश्यक है। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं और निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। इस मूल का उद्देश्य है कि आपको अपने आसपास घटने वाली किसी भी संभावित खतरों की पूर्ण जानकारी हो और पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है। इस अध्ययन के लिए ही एक मूल उद्देश्य है। इसमें भूकंप के बारे में बताया गया था, प्राकृतिक आपदा क्या है ये बताया गया था। इसी के साथ मैं ये सब क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट था आपदा प्रबंधन, उसका पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अमरजीत एजुकेशनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करें, सब्सक्राइब। ठीक है, मिलूंगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।